हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। हम लोग डिस्कस कर रहे थे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 और इसके अंदर हम लोगों ने स्पेशली रिएक्शन इंटरमीडिएट को डिस्कशन स्टार्ट किया था। इसके पहले हम लोग जो तीन मेजर रिएक्शन इंटरमीडिएट है दैट इज कार्बोकैटायन, कार्बन फ्री रेडिकल और कार्बन आयन का ऑलरेडी डिस्कशन रख चुके हैं। उससे रिलेटेड स्टेबिलिटी के बारे में डिस्कशन आया था, उसके शेप और स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया गया था एंड देन कार्बोकैटायन के केस में स्पेशली रीअरेंजमेंट के बारे में डिस्कस किया गया था। तो ये स्पेशल केसेस थे, उसी ऑर्डर में इसको कवर किया गया। जैसे कार्बोकैटायन इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा रखता है, द मोस्ट ऑफ द रिएक्शन आप कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट के थ्रू देखोगे, देन कार्बन फ्री रेडिकल होगा और कार्बन आयन का केस होगा। ये उसी सीक्वेंस ऑर्डर में जिस ऑर्डर में इनका इंपॉर्टेंस है। अब बात होता है जो रिमेनिंग रिएक्शन इंटरमीडिएट है, अपार्ट फ्रॉम दिस इंपॉर्टेंट थ्री रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन, कार्बन आयन एंड कार्बन फ्री रेडिकल, इनके अलावा जो थ्री इंटरमीडिएट हैं दैट इज कार्बिन, नाइट्रीन एंड बेंजाइन, वो हमारे डिस्कशन का पार्ट बनने जा रहा है इस लेक्चर में। तो वन बाय वन डिस्कशन करते चलते हैं जो ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कार्बिन का। ठीक है, कार्बिन क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कार्बिन रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। क्योंकि कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं, उतरे तो नहीं बट कुछ रिएक्शन ऐसे आपको देखने को मिलेंगे जिसमें कार्बिन एज ए इंटरमीडिएट आपका रहेगा। तो क्या बात करते हैं हम लोग कार्बिन में। कार्बिन को दिखाने का एक तरीका ये होता है कि इसके अंदर दो बॉन्ड हो, एक्स और वाई, कार्बन जो है डबली दो बॉन्ड पेयर बनाया हो और इसके पे दो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड भी हो सकते हैं, अनपेयर्ड भी होते हैं, अभी बात करेंगे उस पर। लेकिन अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्स और वाई दे कैन बी सेम एटम और डिफरेंट एटम। ठीक है, तो अब बात करें इसमें कार्बिन का प्रॉपर्टी क्या, पहले बता दिया जाए कार्बिन होता क्या है। ये बोल सकते हो इट इज रिएक्शन इंटरमीडिएट ऑफ कार्बन, इट इज रिएक्शन इंटरमीडिएट ऑफ कार्बन having two bond pair and two non-bonded electron। मैं वर्ड नॉन बॉन्डेड क्यों यूज कर रहा हूं, इसको मैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं यूज कर रहा हूं, आगे हम लोग देखेंगे। इसके स्ट्रक्चर पे जो है थोड़ा आइडिया आएगा कि ये क्या इलेक्ट्रॉन दोनों पेयर्ड फॉर्म में होंगे या अनपेयर्ड फॉर्म में होंगे, दोनों अलग अलग केसेस जनरेट होंगे। बट मैं क्या लिख रहा हूं डिफिनेशन, इट इज अ रिएक्शन इंटरमीडिएट ऑफ कार्बन हैविंग टू बॉन्ड पेयर एंड टू नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। दिस इलेक्ट्रॉन मे बी पेयर्ड और अनपेयर्ड, दैट विल डिपेंड विच टाइप ऑफ कार्बिन वी आर कंसीडरिंग। तो जो है ये हो जाएगा इट इज अ रिएक्शन इंटरमीडिएट ऑफ कार्बन हैविंग टू बॉन्ड पेयर इन टू नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये केस होता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात कर लूं, ये समझना आप, ये देख लो दो इलेक्ट्रॉन है और कार्बन के साथ में ये दो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, तो टू जो है क्या है, बॉन्ड पेयर है, टू बॉन्ड पेयर। ये हाइड्रोजन के साथ दो बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, यहाँ पे। ठीक है, तो इसको आप पढ़ने के लिए इसको पढ़ सकते हो, जैसे कि मैं बोल सकता हूँ कार्बिन, मिथाइल कार्बिन पढ़ा जा सकता है, मिथाइल कार्बिन, या इसको चाहो तो जो है आप पढ़ सकते हो मिथाइल कार्बिन। इसके अलावा मिथाइलिन भी पढ़ा जा सकता है, इसको मिथाइलिन। ठीक है, उसके अलावा एक और फेमस आता है दैट इज CCl, ये भी वेल फेमस हम लोग का रिएक्शन इंटरमीडिएट है। दो तीन जगहों पे ये रिएक्शन इंटरमीडिएट बन के आएगा। जैसे कि अगर मैं नेम दूं उसका कार्बिल अमीन रिएक्शन, आप शायद स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन में उसको जो है देखे थे रिएक्शन को, बट रिएक्शन मैकेनिज्म आएगा तो उसमें हम लोग इसको इंटरमीडिएट बताएंगे। तो कार्बिल अमीन रिएक्शन हो गया। रीमन टीमन रिएक्शन एक वेल फेमस रिएक्शन है फिनॉल के केस में, वहां पे भी आपको जो है ये इंटरमीडिएट से मुलाकात होगी वहां से भी। तो इसको हम लोग बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बिन, इसको पढ़ा जाता है डाइक्लोरोकार्बिन। ठीक है, डाइक्लोरोकार्बिन। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, मेनली तो ये इंटरमीडिएट आपको देखने को मिलेगा कार्बिन के केस में। ठीक है, कुछ और प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं कि इस इंटरमीडिएट की प्रॉपर्टीज क्या है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले ये देखो, ठीक है, तो इसके पास क्या है, अगर हम लोग बात करें इसमें, अभी स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग सेपरेटली डिस्कशन रखेंगे और क्या क्या प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे दिख रहा है। सबसे पहले कि ये हाईली रिएक्शन इंटरमीडिएट है, हाईली रिएक्टिव, हाईली अनस्टेबल एंड रिएक्टिव इंटरमीडिएट, हाईली अनस्टेबल एंड हाईली रिएक्टिव इंटरमीडिएट। इवन कि कार्बोकैटायन, कार्बन फ्री रेडिकल एंड कार्बन आयन से भी हाईली अनस्टेबल होगा। तो हाईली अनस्टेबल एंड हाईली रिएक्टिव इंटरमीडिएट, इसका जो लाइफ टाइम होता है वो नैनो सेकेंड में होता है।
नैनो सेकेंड के लिए एग्जिस्ट करेगा। वहां पे माइक्रो सेकेंड के लिए भी एग्जिस्ट करते थे, ये जो कार्बन इंटरमीडिएट है ये नैनो सेकेंड के लिए एग्जिस्ट करेगा। तो हाईली अनस्टेबल एंड हाईली रिएक्टिव इंटरमीडिएट, हाईली रिएक्टिव इंटरमीडिएट, ठीक है, ये बात हो गई। अब उसके अलावा क्या प्रॉपर्टीज आपको दिख रहा है, एक बार इलेक्ट्रॉन काउंट किया जाए, इस कार्बन को जो सराउंड करने वाले इलेक्ट्रॉन है उसको आप एक बार काउंट कर लो, तो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है। तो लिख सकते हो आप दिस इज 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, दिस इज 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, किसी में भी आप काउंट करो, 1 2 और दो, ये 2 बॉन्ड से आएंगे, ये 2 बॉन्ड से आएंगे, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। तो कहीं ना कहीं ये 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, आप देखो तो इसमें ये इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहिए। तो दिस इज 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम एंड न्यूट्रल स्पीसीज। देख लो कोई चार्ज गेन किया है क्या इसने, कोई गेन नहीं किया है। 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन के केस में, और 4 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो शेयर्ड गए, बॉन्ड बनाने में यूज किए गए, और 2 अभी भी इलेक्ट्रॉन इसके पास रह गए। तो नाइदर इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, नाइदर इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया। आप चाहो तो फॉर्मल चार्ज निकाल के भी देख सकते हो कि दिस कार्बन हैव डज नॉट एनी चार्ज। तो क्या मैं बोला हूं कि दिस इज अ 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम एंड न्यूट्रल स्पीसीज, ये न्यूट्रल स्पीसीज। उसके अलावा क्या पॉइंट निकल के आता है, देखो अगर ये 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो ये चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहेगा, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहेगा। तो यही जो है जो हम लोग प्रॉपर्टी देखते थे कार्बोकैटायन के केस में, कार्बोकैटायन भी 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तो क्या बोला गया, कार्बोकैटायन विल लाइक टू एक्सेप्ट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पे भी कहानी कुछ ऐसे ही है, इट इज इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट। इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट किसको बोला जाता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो इट इज अ इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, इलेक्ट्रोफाइल, जिसको हम लोग बोलते थे इलेक्ट्रोफाइल, यानी कि इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी तो इट इज इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। और क्या हो सकता है इस केस में, इट इज इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल, इट कैन एक्सेप्ट a pair of electron ये एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है, pair of electron to complete its octet, ठीक है। ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है अपने जो है ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। ये प्रॉपर्टी याद रहेगी। हाईली रिएक्टिव स्पीसीज, हाईली अनस्टेबल है, 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो जो है, और न्यूट्रल स्पीसीज है। उसके अलावा ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी स्पीसीज है, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल की तरह होगा। इलेक्ट्रोफाइल बोला जाता है इलेक्ट्रॉन जो है लविंग हो, मतलब इलेक्ट्रॉन जिसको जरूरत हो। इट कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, क्लियर है। और एक पॉइंट जो टाइप्स है आगे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। अब क्वेश्चन रेज होता है, जो मैंने आपसे बोला कि ये जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है कार्बन पे, ये पेयर्ड फॉर्म में रहेंगे या अनपेयर्ड फॉर्म में रहेंगे। इसका आंसर आता है इसके टाइप से, कि टाइप्स ऑफ कार्बन कितने होते हैं। टाइप्स ऑफ कार्बन की बात करें तो 2 टाइप्स में बेसिकली हम लोग इसको कंसीडर करने जा रहे हैं। एक होता है सिंगलेट कार्बन, ठीक है, एक हम लोग डिस्कस करते हैं सिंगलेट कार्बन, और दूसरा आएगा ट्रिपलेट कार्बन। सेकेंड वन इज ट्रिपलेट कार्बन। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, मैं यहीं पे मेंशन कर देता हूं कि जो है सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बन के बीच में बेसिक डिफिनेशन, अगर कोई डिफरेंस पूछे तो बस आप ये लिख सकते हो सिंगलेट कार्बन के केस में कि जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है ना, वो पेयर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। क्या मैंने बोला कि नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन पेयर्ड फॉर्म, दोनों एक दूसरे से पेयर्ड फॉर्म में रहेंगे। अभी आते हैं उसके स्ट्रक्चर से जो है ज्यादा एक चीजें क्लियर होंगी कि पेयर्ड फॉर्म का क्या मतलब हुआ। और ट्रिपलेट कार्बन में क्या देखोगे कि नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं प्रेजेंट इन अनपेयर्ड फॉर्म, ये अनपेयर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं इसके जो है फर्दर क्लासिफिकेशन को, देखते हैं 1 by 1 इनके स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस जाएगा सिंगलेट ट्रिपलेट। इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं जब हम लोग सिंगलेट और ट्रिपलेट का कंपेयर करते हैं, चाहे उसकी स्टेबिलिटी हो जाए, चाहे उसका स्ट्रक्चर हो जाए। तो ये बस एटलीस्ट ये डिफिनेशन आप जो है ध्यान में रखना। अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सिंगलेट एंड ट्रिपलेट कार्बन, आप बोल सकते हो कि ये जो हम लोग देख रहे हैं ना, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन एट द कार्बन,
ये अगर पेयर्ड स्टेट में है, पेयर्ड फॉर्म में है, तो इन दैट केस आप बोल दोगे दैट इज अ सिंगलेट कार्बन। अगर ये अनपेयर्ड फॉर्म में है, इस एक इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखा दो और एक इलेक्ट्रॉन आप दिखा दो कुछ इस तरीके से, मान लो एक्स और वाई है, एक इलेक्ट्रॉन को ऐसे दिखा दो एक इलेक्ट्रॉन, तो ये ट्रिपलेट कार्बन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अगर पेयर्ड फॉर्म में तो सिंगलेट, अनपेयर्ड फॉर्म में ट्रिपलेट होगा। कैसे बनेगा इसका, किस तरीके से स्ट्रक्चर होगा, कैसे ये सिंगलेट का रहा है, किस तरीके से ट्रिपलेट का रहा है, इसको आगे हम लोग जो है डिस्कशन में रखते हैं। इसके जो टाइप्स है उसको जो है एक एक करके डिस्कशन में रखते हैं। तो ये इतना नोट डाउन कर लो आप, फिर हम लोग जो है इसको सिंगलेट एंड ट्रिपलेट के बीच में कंपेरिजन को दिखाते हैं कि किस तरीके से दोनों डिफर कर रहे हैं, वो देखते हैं हम लोग। आइए देखते हैं हम लोग जो है डिफरेंसेस बिटवीन सिंगलेट एंड ट्रिपलेट कार्बन। साथ साथ में इसकी जो अदर प्रॉपर्टीज है, जैसे शेप क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, ये यहीं पे हम लोग डिस्कशन में रखते चलते हैं। ठीक है, तो आप देखना सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बन, सबसे पहले तो हम लोग कुछ पार्टिकुलर डिफरेंस को मेंशन कर देते हैं, जो ऑलरेडी हम लोगों ने प्रीवियस स्लाइड में मेंशन किया था। क्या मेंशन किया था? इन द सिंगलेट कार्बन द नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, द नॉन बॉन्डेड electrons, the non-bonded electrons are present in paired form। यही बेसिक डिफरेंस आया है, इन पेयर्ड फॉर्म, दोनों एक दूसरे से पेयर्ड फॉर्म में होंगे। ठीक है, पेयर्ड फॉर्म। इसकी बात करें इसमें क्या होता है, द नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन अनपेयर्ड फॉर्म। ये पेयर्ड फॉर्म में नहीं रहेंगे, अनपेयर्ड फॉर्म में रहेंगे। ठीक है, अब और भी डिफरेंसेस हम लोग देख लेते हैं कि इसके अलावा क्या क्या डिफरेंसेस हैं। ये तो रहा हम लोग का जो है बेसिक जो डिफरेंस, अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंगलेट एंड ट्रिपलेट कार्बन, आप पहले तो कार्बन बताना उसको कि उसके अंदर 2 बॉन्ड पेयर होगा और 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होगा। आप ये कभी लोन पेयर मत यूज करना, क्योंकि वो डिपेंड करेगा। अगर मान लो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गया तो इसको तब आप बोल सकते हो कि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तब आप बिल्कुल बोल सकते हो कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है कार्बन पे। लेकिन इस केस में आप नहीं बोलोगे, तो इसलिए कभी कभी यहां के लिए लोन पेयर बोल दिया जाता है। इस वाले केस के लिए यूज किया जाता है कभी कभी बाई रेडिकल। बाई रेडिकल क्यों, आप देख लो, रेडिकल क्यों बोला जाता है? रेडिकल बोला जाता था एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को, तो इसके पास में, इस कार्बन के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए इसका नेम आया बाई रेडिकल। तो कहीं कहीं पे ट्रिपलेट कार्बन के लिए बाई रेडिकल यूज किया जाता है। अब और भी डिफरेंसेस देखते हैं थ्रू शेप्स, जो है इसका हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू डिफरेंसेस देखते चलते हैं कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सिंगलेट एंड ट्रिपलेट। बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट है वो डिफर कर रहा है स्लाइटली। तो अब बात करते हैं इसमें किसकी, हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप के बारे में, कि बेसिकली डिफरेंस क्या होगा अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें और शेप की बात करें इन दोनों सिंगलेट एंड ट्रिपलेट कार्बन की। ठीक है, देखा जाए इसमें, तो देखो नो डाउट कार्बन के ग्राउंड स्टेट आपको जानना पड़ेगा। क्या होता है ग्राउंड स्टेट? 1s2 2s2 2p2। 2s2 से मैं स्टार्ट करता हूं क्योंकि इसी को पार्टिसिपेट करना है हाइब्रिडाइजेशन के लिए। तो 2p2 हो गया। ठीक है, 2px लिख लो इसको, 2py लिख लो और ये 2pz लिख लो। अब इस केस में क्या होता है, देखो हाइब्रिडाइजेशन के केस में इस वाले में हम लोग बोलते हैं कि ये s ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल और ये p ऑर्बिटल, 2 p ऑर्बिटल, ये हाइब्रिडाइजेशन के लिए जाते हैं। ठीक है, रेड मार्कर का यूज करें, बट देख लो आप बस इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, तो ये तो रहा हमारा हाइब्रिडाइजेशन के लिए जो ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे। ये क्या जनरेट करेंगे? ये जनरेट करेंगे 3sp2 ऑर्बिटल। देखना आप ध्यान से, 3sp2 ऑर्बिटल, ये sp2 हो जाएगा, sp2 हो जाएगा और ये sp2 ऑर्बिटल हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन ऐसे गया और यहां से पेयरिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन है ना। अब इन दोनों का क्या होगा, ये दोनों जो है हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बनाए रहेंगे इस तरीके से। हाइड्रोजन, इसको हम लोग बोलते हैं कि जो सिंगलेट कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज होता है। एक s ऑर्बिटल का यूज किया और जो है p ऑर्बिटल का इसने यूज किया। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन था और 2px 2py का यूज किया इसने और ये जनरेट किया sp2 ऑर्बिटल। ये sp2 में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे जो कि हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए और दोनों के दोनों बॉन्ड बनाए, तो रह जाता है एक जो हम लोग का pz ऑर्बिटल है, या कोई भी आप ले लो, इसमें से कोई दिक्कत नहीं है, ये वैकेंट ऑर्बिटल रह गया। ठीक है, ये तो रहा हाइब्रिडाइजेशन की बात कि ये sp2 हाइब्रिडाइज है। शेप की बात कर लेते हैं कि किस तरीके से शेप होगा। क्या मैंने बोला, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, ये ट्राइगोनल प्लेनार शेप लिया रहेगा इस तरीके से। ठीक है, ये क्या हो गया
3 sp2 ऑर्बिटल, sp2 ये ऑर्बिटल होगी। अब इसके साथ हाइड्रोजन इस बॉन्ड बनाया हुआ है, हाइड्रोजन का बॉन्ड है। और इसके केस में क्या है, देखो आप, एक sp2 ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और किस फॉर्म में प्रेजेंट है, दोनों के दोनों पेयर्ड फॉर्म में। समझ में आता है, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन हो गए बॉन्डिंग के केस में। ये क्या है, ये मैं बोल सकता हूं कि पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको आप जो है लोन पेयर बोल सकते हो, इस केस में आप बोल सकते हो इसको। जो अदर केस होगा उसमें नहीं बोलोगे। पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, किसमें लाइज कर रहे हैं, ये लाइज कर रहे हैं sp2 ऑर्बिटल में। तो ये समझ में आता है ट्राइगोनल प्लेनार शेप होगा। और यहां पे आपका एक p ऑर्बिटल, आप इस तरीके से इसको बना लो, ज्यादा क्लियर रहेगा। ये हो गया आपका sp2 ऑर्बिटल, ये वैकेंट p ऑर्बिटल। इस केस में होगा क्या कि एक वैकेंट p ऑर्बिटल है, दिस इज द वैकेंट, इसको मैं बोल सकता हूं वैकेंट p ऑर्बिटल, दिस इज द वैकेंट p ऑर्बिटल, ठीक है। तो क्या क्या इस चीज से निकल के आया, पहली बात हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा इसका sp2, समझ में आता है बात, sp2। देन अगर मैं बात करूं, ये देखो एक s ऑर्बिटल, एक p ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल यूज किया गया हाइब्रिडाइजेशन के लिए। और एक जो है ये आपका रह गया वैकेंट p ऑर्बिटल। तो हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp2, इस तरीके से गया। उसके अलावा मैं क्या बोल रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है पेयर्ड फॉर्म में है, इलेक्ट्रॉन ऐसे लिखा जा सकता है, लिखा जाए 2 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है, ये बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर लिख सकता हूं, 1 लोन पेयर लिखा जा सकता है। और उसके अलावा 1 वैकेंट p ऑर्बिटल, इसके अंदर एक वैकेंट p ऑर्बिटल प्रेजेंट है। देख पा रहे हो आप किसकी मैं बात कर रहा हूं, मैं इसकी बात कर रहा हूं, दिस इज आवर वैकेंट p ऑर्बिटल, ठीक है, दिस इज आवर वैकेंट p ऑर्बिटल, वैकेंट p ऑर्बिटल, क्लियर है। sp2 हाइब्रिडाइज है, तो शेप इसका क्या रहेगा, ज्योमेट्री तो ऐसे आप अगर बोलता है कि इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या होगी, तो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री आप सिंपली बोल सकते हो ट्राइगोनल प्लेन। लेकिन शेप क्या होगा, शेप में हम लोग लोन पेयर को नहीं काउंट करते, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री में हम लोग लोन पेयर को काउंट करते हैं। बट अगर कोई शेप पूछता है व्हाट इज द शेप ऑफ मॉलिक्यूल, तो इन दैट केस हम लोग इसके इलेक्ट्रॉन जो नॉन बॉन्डेड, एक तरीके से बोलते हैं नॉन बॉन्डेड या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को हाइब्रिडाइज शेप के में नहीं काउंट करते हैं। तो शेप कैसा लिया हुआ है देख लो आप, इस तरीके से शेप लिया हुआ है, 2 हाइड्रोजन है, बेसिकली ये ट्राइगोनल प्लेनार है। तो इस तरीके से ये ट्राइगोनल प्लेनार है और उसके ऊपर वैकेंट p ऑर्बिटल ऐसे प्रेजेंट है, ठीक है। तो शेप इसका क्या हो जाएगा, ये शेप ले लिया है बेंट शेप, समझते हो ना, बेंट शेप ये कंसीडर किया जाएगा। ये तो रही बात हाइब्रिडाइजेशन का और इसके शेप का। आते हैं इन दोनों में डिफरेंस यहीं से क्लियर हो जाता है। जब आप इसका हाइब्रिडाइजेशन और शेप देखोगे तो आपको ये ट्रिपलेट और सिंगलेट में एक डिफरेंस निकल के आ जाएगा कि क्या दोनों में बेसिक डिफरेंस है, हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप, ठीक है, समझना इस बात को। वन सेकेंड मैं बनाना चाहूंगा कार्बन का जो ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 1s में तो रहेगा बट वो हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट नहीं होने जा रहा है। उसके अलावा 2px एंड 2py, 2pz, 2px 2py में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है। अब यहां पे समझना क्या हाइब्रिडाइजेशन का कहानी रहेगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें एक्साइटेशन नहीं हुआ था, ये बस यहां पे डिफरेंस क्या है, ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर जंप कर जाएगा इसमें बिफोर हाइब्रिडाइजेशन, ये इसका जो स्टेट होगा ये कुछ इसमें कन्वर्ट होगा, समझना आप बात को। 2s में सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। उसके अलावा 2px 2py इन सब में सिंगल इलेक्ट्रॉन, 2py 2pz में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, बात समझ में आती है। अब हाइब्रिडाइजेशन किससे आकर होगा, तो हाइब्रिडाइजेशन में ये अपने एक s ऑर्बिटल का यूज करेगा और ये अपने p ऑर्बिटल का एक यूज करेगा। ये हाइब्रिडाइजेशन के लिए यूज होने जा रहा है लाइक दिस, ठीक है। अब इस हाइब्रिडाइजेशन से अगर कंसीडर किया जाए क्या होगा, देखो आप एक बार ध्यान से, तो क्या जनरेट होने वाला है, sp ऑर्बिटल, 2 sp ऑर्बिटल, 2 sp ऑर्बिटल आ गए और 2 p ऑर्बिटल आ गए जिसके अंदर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है। अब ये sp ऑर्बिटल तो बॉन्ड बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा, किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, तो ये हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बना लिया, sp ऑर्बिटल हाइड्रोजन के साथ में। ये जो है हमारा रह गया py और pz, 2py 2pz एक रह गया जो कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ प्रेजेंट है, तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे इसमें। तो इस वजह से अब देखो कि इसमें क्या हुआ है कि इसने एक s ऑर्बिटल यूज किया है, एक p ऑर्बिटल यूज किया है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन आया है sp। अब बात कर लेते हैं इसकी स्ट्रक्चर की, बात कर लेते हैं कि किस तरीके से ये स्ट्रक्चर आएगा। तो मैं क्या बोल रहा हूं
कि इसके अंदर ये इस तरीके से sp हाइब्रिडाइज है, तो दो sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हो गए। अब इस sp ऑर्बिटल के साथ हाइड्रोजन का ओवरलैपिंग है, लाइक दिस, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आया, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आया। अब बचता है हमारे पास में दो p ऑर्बिटल, उनका ओरिएंटेशन कैसे होगा? तो मान लो यहाँ पे x ऑर्बिटल यूज किया गया होगा, x मान लो ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, तो y इसके परपेंडिकुलर होगा। जस्ट मैं एज्यूम करूं ये हमारा y ऑर्बिटल है, ठीक है, py ऑर्बिटल, और pz क्या होगा? इसके परपेंडिकुलर होगा, आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा। तो ये कुछ सेफ हो जाएगा। इसके अंदर क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन और इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन। समझ में आती है बात? सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर कर गए, सिंगल इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर कर गए, इसलिए दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे, तो लिखा गया नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन द अनपेयर्ड फॉर्म, इसीलिए इसको बाई रेडिकल भी बोला जा रहा है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन इसका जा रहा है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी लिखिए इसके केस में, हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp, हाइब्रिडाइजेशन इस केस के लिए sp हो गया, ठीक है, बात समझ में आती है? हाइब्रिडाइजेशन इज sp। इसके अंदर जो है जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो प्रेजेंट है अनपेयर्ड फॉर्म में, तो जो है लिख सकते हो आप टू बॉन्ड पेयर है एंड टू इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन p ऑर्बिटल इन अनपेयर्ड फॉर्म में, पेयर्ड नहीं है, देख लो आप, इन अनपेयर्ड फॉर्म, ठीक है। शेप क्या लेगा ये? यहां पे तो आपने बोला sp2, यहां पे ये sp ऑर्बिटल, इसका शेप क्या है? ये लीनियर शेप लिए हुए, ठीक है, लीनियर। इसको तो हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के लिए काउंट भी नहीं करेंगे, तो ये हाइब्रिडाइजेशन के लिए गया है sp और इसका शेप है लीनियर। दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है px और py में। एक इंपॉर्टेंट चीज निकल के आता है, देखो आप, सही मायने में तो क्या होना चाहिए कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन को फिलअप करता हूं ना इन एक्साइटेड स्टेट, तो इस इलेक्ट्रॉन को यहां पे जाना चाहिए था 2pz में। जैसे हंट्स रूल क्या बोलता है कि पेयरिंग विल स्टार्ट आफ्टर द, अगर सिंगली ऑक्यूपाइड इलेक्ट्रॉन जो है सब में एंटर कर जाए, सिंगली ऑक्यूपेशन होने के बाद इलेक्ट्रॉन का हम लोग जाते हैं पेयरिंग के लिए। यहां पे क्या किया इन्होंने? पेयरिंग पहले किया है, ऑल दो यहाँ पे pz बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं जो हंट्स रूल है ना यहाँ पे वायलेट किया जा रहा है, हंट्स रूल को वायलेट किया जा रहा है। यहाँ पे वायलेट नहीं हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सिंगली इसमें चला गया, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सब में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पेयरिंग नहीं हो रही। यहाँ पे पेयरिंग आ गया पहले कंपेयर टू दिस वन। तो यहाँ पे आप क्लियरली लिख सकते हो इस वाले पार्टिकुलर केस में कि हंट्स रूल वायलेटेड, यहाँ पे हंट्स रूल वायलेटेड हो, क्योंकि आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि विच ऑफ द कार्बिन विल वायलेट द हंट्स रूल, कौन सा सिंगलेट कार्बिन विल वायलेट हंट्स रूल वायलेटेड, यहाँ पे लिख सकते हो। क्यों ऐसा हुआ? बिकॉज पेयरिंग अगर हुआ है ओवर द इलेक्ट्रॉन सिंगली ऑक्यूपाई होना चाहिए। अगर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स है जिनकी एनर्जी सेम है उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन एंटर करने चाहिए, लेकिन यहाँ पे पेयरिंग हो गया। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन 2s में गया है, 2px में गया है, 2py 2pz में गया है। तो यहाँ पे जो है लिख सकते हो आप हंट्स रूल फॉलोड, हंट्स रूल फॉलो। यहाँ पे आपने हंट्स रूल को फॉलो किया, यहाँ पे आपने वायलेट कर दिया, हंट्स रूल इज फॉलो, यहां भी फॉलो किया गया। तो और भी डिफरेंसेस दिखते हैं, पहले ये आप नोट डाउन कर लो। ये हाइब्रिडाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मैं बोलूं सेंट्रल पार्ट ऑफ कार्बिन यही है कि किस तरीके से इनके प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आ रहा है सिंगलेट और ट्रिपलेट में, तो बहुत जगह क्वेश्चन बनेगा। इसके रिएक्शन में जब हम लोग इन्वॉल्वमेंट देखेंगे तब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस प्रॉपर्टीज को जानना कि कैसे सिंगलेट में प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन और कैसे ट्रिपलेट में प्रेजेंट है। तो इसको एक बार अच्छे से आप जो है वीडियो पॉज करके ड्रॉ कर लो, समझ लो, एंड देन हम लोग आगे और भी जो डिफरेंसेज है इन दोनों में सिंगलेट और ट्रिपलेट में वो देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखना दैट इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। जो इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आता है, शायद यहीं से इसका नेम आया है, जो सिंगलेट और ट्रिपलेट जो नेम आया है यहीं से आया। अभी बात करते हैं इसकी, ठीक है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पहले हम लोग सिंगलेट का केस में देख लेते हैं। तो सिंगलेट के केस में क्या बोला गया कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पेयर्ड फॉर्म में, तो अगर मैं स्पिन कंसीडर करूं, ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर, तो एक इलेक्ट्रॉन का प्लस हाफ होगा और एक इलेक्ट्रॉन का माइनस हाफ होगा। ये तो समझ में आता है क्यों ऐसा होगा, क्योंकि आपका जो इलेक्ट्रॉन्स इसमें प्रेजेंट है, या ध्यान से देखना, जो कार्बन, इसको हम लोगों ने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ प्रेजेंट है वो पेयर्ड फॉर्म में, यहाँ पे वैकेंट पी ऑर्बिटल, हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग, हाइड्रोजन के साथ, तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है पेयर्ड फॉर्म में। तो एक का स्पिन क्वांटम नंबर प्लस हाफ हो जाएगा और एक का माइनस हाफ हो जाएगा। ये तो बात समझ में आती है। तो अगर स्पिन नंबर देखो, स्पिन नंबर बोलते हैं हम लोग, सम कर दे टोटल, स्पिन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0, स्पिन नंबर इक्वल टू 0, ठीक है, स्पिन नंबर इक्वल टू 0। अगर मैं कैलकुलेट करूं व्हाट विल बी द स्पिन मल्टीप्लिसिटी,
स्पिन मल्टीप्लिसिटी आपने पढ़ा होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होती है, ठीक है। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, 2s+1, हियर s इज द स्पिन नंबर मैंने कैलकुलेट कर लिया, तो दैट इज 0। अब इसमें 0 रखोगे तो ये 1 आएगा। ये नंबर की वजह से इसको बोला जाता है सिंगलेट, इस नंबर की वजह से इसको बोला जाता है सिंगलेट। जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी आ रही है वो 1 आ रहा है, इस वजह से इसको नेम दिया गया सिंगलेट, ठीक है। बिकॉज द स्पिन मल्टीप्लिसिटी ऑफ दिस कार्बिन इज 1, इस वजह से इसका नेम आ गया सिंगलेट कार्बिन, ठीक है। और उसके अलावा जब आप मैग्नेटिक मूवमेंट की बात करोगे, ठीक है, मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट ये भी निकाला होगा आपने, दैट इज इक्वल टू n into n+2 बोर मैग्नेटॉन, वेयर व्हाट इज n, n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो 0 बोर मैग्नेटॉन ये भी होगा, मैग्नेटिक मूवमेंट इसका 0 होगा। यानी कि मैं ये बोल सकता हूं कि दिस इज द डायामैग्नेटिक इन द नेचर, दिस इज द डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखेगा, क्योंकि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता तब तो पैरामैग्नेटिक होता, ये डायमैग्नेटिक इन द नेचर होगा। जो हम लोग इसकी बात करें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की फॉर द सिंगलेट कार्बिन, क्या मैंने बोला, क्या क्या पॉइंट बोला, स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 आ रहा है जिसकी वजह से इसको सिंगलेट बोला जाता है। मैग्नेटिक मूवमेंट इसका 0 बोर मैग्नेटॉन आएगा, क्योंकि इसके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करें तो फॉर सिंगलेट कार्बिन ये 0 है, इनकी वैल्यू 0 है। डायमैग्नेटिक इन नेचर होगा, वो ऑब्वियसली आपको पता है कि देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इस वजह से इसको बोला जा रहा है डायमैग्नेटिक इन द नेचर। जहां तक बात करें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रिपलेट कार्बिन, इसको भी देखते चलते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रिपलेट कार्बिन के केस में तो यहां भी कैसे बोला गया कि इसके केस में फिर से स्ट्रक्चर में ड्रॉ कर दूं तो ये लीनियर शेप लिया हुआ है, ऐसे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया हाइड्रोजन के साथ, और इसमें 2 ऑर्बिटल ऐसे हैं जिसके अंदर एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस केस में क्या स्टेट लिखा जा सकता है, या तो आप प्लस हाफ लिखते हैं या माइनस हाफ लिखते हैं, ठीक है। नेट जो स्पिन नंबर होगा इस केस में इसको लिखा जाएगा स्पिन नंबर इक्वल टू 1। मैग्नीट्यूड की मैं बात कर रहा हूं, इसका जो है सम किया जाए तो 1 आएगा, चाहे वो माइनस हाफ लेके करो या प्लस हाफ लेके करो, तो यहां पे हो जाएगा 1। अब स्पिन मल्टीप्लिसिटी की बात करूं, व्हाट विल बी द स्पिन मल्टीप्लिसिटी फॉर दिस कंपाउंड, दिस इंटरमीडिएट रिएक्शन इंटरमीडिएट, ये क्या हो जाएगा स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2s+1, s की वैल्यू कितनी आई 1 रखने पे ये 3 आया। अब ये 3 रीजन है कि इसको बोला जाता है ट्रिपलेट, दिस इज द ट्रिपलेट, ठीक है। इसके लिए ट्रिपलेट, क्योंकि देखो मल्टीप्लिसिटी आप थोड़ा बहुत आइडिया मैं दे देता हूं, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा, जो ये दिखाता है ना स्पिन मल्टीप्लिसिटी मींस डिफरेंट एनर्जी स्टेट दिखाते हैं उस इलेक्ट्रॉन के लिए। यहां पे 3 डिफरेंट एनर्जी स्टेट पॉसिबल है। क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं कि दोनों, देखो आप, मैं ट्रिपलेट का मीनिंग क्या मैं बता देता हूं, यहाँ पे आइडिया दे देता हूं क्या दिखा रहा है कि दोनों इस तरीके से पेयर्ड फॉर्म में रख सकते हैं। एक का जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी हो सकता है ये प्लस हाफ और दूसरा भी प्लस हाफ में, ठीक है। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं, आप जो कंडीशन आप ले सकते हो, और दूसरे का भी माइनस हाफ। तो 3 ऐसे पार्टिकुलर पॉसिबिलिटीज है जब हम लोग ट्रिपलेट की बात करते हैं। सिंगलेट में ऐसा कोई केस नहीं, सिंगलेट में ऐसा कोई पॉसिबिलिटी आप नहीं देखोगे, एक का प्लस हाफ होगा तो दूसरे का माइनस हाफ होगा, बस यही केस देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आप 3 डिफरेंट स्टेट देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स का, इस वजह से इसको ट्रिपलेट नाम पड़ा है, ठीक है। एक का मैं क्या बोल रहा हूँ प्लस हाफ, दूसरे का माइनस हाफ, ये भी पॉसिबल है। एक का प्लस हाफ, दूसरे का प्लस हाफ, दूसरे का माइनस हाफ, ये भी पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी मतलब 3 डिफरेंट एनर्जी स्टेट हो सकते हैं इस केस के लिए। तो यहाँ पे स्पिन मल्टीप्लिसिटी बहुत ज्यादा इंटेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, बस इस नंबर को आप समझो कि यहाँ पे स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 आ रही है, जिसकी वजह से इसको 3 बोला। ये फॉर्मूला बताया होगा सर ने एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर, आपको सर ने बताया होगा, तो ये आप जस्ट फॉर्मूला का यूज करो 2s+1, ये दिखाता है डिफरेंट एनर्जी स्टेट को, बस ये ध्यान में रखना, और उससे ज्यादा जो है सीखने की जरूरत नहीं है, हाई लेवल पे वो चीजें पढ़ाई जाती है। अब बात किया जाए इसमें कि इसकी प्रॉपर्टी को बोला गया डायमैग्नेटिक इन द नेचर। मैग्नेटिक मूवमेंट पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर कमेंट करते हैं कि डायमैग्नेटिक होगा या पैरामैग्नेटिक होगा। तो मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा इस केस के लिए, देखो आप n की वैल्यू क्या है इसके, n इक्वल टू 2 बिकॉज 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। तो मैं क्या लिख सकता हूँ 2 into 2 + 2 दैट विल गिव 4, ये हो जाएगा आपका 2√2 बोर मैग्नेटॉन। क्यों ऐसा हुआ, बिकॉज 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अगर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा, इसका जो n वैल्यू हो जाएगा ये 2 हो जाएगा। अब बात करें डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक, क्लियरली आपको दिख रहा है कि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये है, जिस वजह से इसको पैरामैग्नेटिक बोला गया, पैरामैग्नेटिक नेचर रखेगा।
यानी कि अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाया जाएगा तो उसमें डेविएट करेगा, इसमें डेविएशन नहीं होगा, इसके पाथ में डेविएशन नहीं होगा, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के पाथ में डेविएशन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो पैरामैग्नेटिक इन द नेचर। ठीक है, ये डिफरेंस तो क्लियर हुआ ना, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अब जो है नेक्स्ट जाते हैं, दैट इज द स्टेबिलिटी। ठीक है, स्टेबिलिटी कैसे होगा, स्टेबिलिटी के बारे में थोड़ा सा आइडिया लगा देते हैं। स्टेबिलिटी में दोनों के बीच में मैं डिफरेंस लाना चाहूंगा, बिकॉज ट्रिपलेट और सिंगलेट में से पूछ देता है कि विच विल बी मोर स्टेबल। ठीक है, तो सिंगलेट और ट्रिपलेट का ध्यान रखना कि किस तरीके से स्टेबिलिटी जाता है। बोला जाता है कि दिस इज लेस स्टेबल, सिंगलेट इज लेस स्टेबल। किसके कंपेयर में? दो मैं सिस्टम डिस्कस करने जा रहा हूं। एक तो जो कार्बन वाले केस है, मतलब इसमें कोई हेलोजन ओलेजन ग्रुप नहीं प्रेजेंट है, आप Cr2 रख सकते हो, या ऐसा ग्रुप, वहां पे R इक्वल टू हाइड्रोकार्बन हो सकता है, हाइड्रोकार्बन या हाइड्रोजन हो सकता है। ठीक है, CH2 हो सकता है या कोई हाइड्रोकार्बन ग्रुप है। तो बोला जाता है सिंगलेट इज लेस स्टेबल। इस केस के लिए सिंगलेट इज लेस स्टेबल। और जब मैं बात करूं इसके लिए, इसी सिस्टम के लिए स्टेबिलिटी ऑफ फॉर Cr2, इसको दिखाने का बेस्ट तरीका है, देखो आप कई जगह पे इसको दिखाया जाता है, इसको ऐसे दिखा दिया जाता है, एक डब्बे के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रख दो और एक डब्बा खाली रख दो। ये खाली डब्बा क्या दिखा रहा है कि इसके पास एक वैकेंट p ऑर्बिटल है। और इसको दिखाने का क्या तरीका है? इसको दिखाने का तरीका ये है कि आप एक डब्बे के अंदर एक इलेक्ट्रॉन रख दो और एक डब्बा दूसरा बना के एक इलेक्ट्रॉन रख दो। ठीक है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये दिखा रहा है। क्लियर है? इन दोनों का रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। अगर मान लो कि आपको ऑर्बिटल नहीं रिप्रेजेंट करना है, सिंगलेट और ट्रिपलेट दिखाना है, तो इस तरीके से दिखा सकते हो। तो ये दिखाएगा कि पेयर्ड फॉर्म में तो सिंगलेट कार्बिन है, ये अनपेयर्ड फॉर्म में तो जो है ट्रिपलेट कार्बिन है। यहाँ पे एक वैकेंट p ऑर्बिटल प्रेजेंट है, इसमें कोई भी वैकेंट p ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं। हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल भले प्रेजेंट है लेकिन वैकेंट p ऑर्बिटल नहीं प्रेजेंट है। तो सिंगलेट इज लेस स्टेबल। और जहां तक बात करें इसकी, किस सिस्टम की बात कर रहा हूं? इस सिस्टम की बात कर रहा हूं जहां पे R आपका हाइड्रोकार्बन ग्रुप हो सकता है या हाइड्रोजन हो सकता है। तो सिंगलेट इज लेस स्टेबल वेयर एज ट्रिपलेट इज मोर स्टेबल। इन दोनों के बीच में मैं कंपैरिजन कर रहा हूं, ट्रिपलेट इज मोर स्टेबल। ऐसा क्यों होगा भाई? ऐसा क्यों होगा? ये देख ले, थोड़ा बहुत आइडिया ले ले। सिंपल सा केस है, देखो आप कार्बन के केस में क्या है कि कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है। ठीक है, अब इसके बीच में एक तो लोन पेयर प्रेजेंट है और यहां पे इस तरीके से हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब होगा क्या कि जो सिंगलेट कार्बिन आप ले रहे हो ना, जस्ट मैं ये इसको मैं दिखा रहा हूं, ठीक है, लेस स्टेबल के पीछे रीजन मैं बता रहा हूं। यहां पे जो रिपल्सन है आप देख सकते हो, ये लोन पेयर और इस बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन होगा, भले 120 पे, बट थोड़ा बहुत रिपल्सन काम करेगा कंपेयर टू दैट वन। उसमें वो रिपल्सन नहीं हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन की वजह से, ठीक है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन। तो लिख सकते हो सिंगलेट इज लेस स्टेबल देन ट्रिपलेट ड्यू टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन। ठीक है, उसमें ऐसा कोई रिपल्सन नहीं देखने को मिलेगा ड्यू टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन। अच्छा, ये तो रहा इस सिस्टम के बाद में। जैसे एग्जांपल के लिए मैं ये लग सकता हूं CH2 हो गया, ऐसा कुछ केस हो गया, या आप इधर मिथाइल लगा दिए और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसा कुछ एग्जांपल रहे, तब इन दैट केस बोल सकते हो कि इसका जो ट्रिपलेट कार्बिन होगा वो मोर स्टेबल होगा इसके सिंगलेट कार्बिन से। क्रिस्टल क्लियर है? अब बात करते हैं कि क्या ये हर सिस्टम के लिए वैलिड है ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर? नहीं, एक सिस्टम हम लोग डिस्कस करते जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज फॉर CXX2। ठीक है, ये फिर से मैं बोलूंगा कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर्ड फॉर्म में एक बक्से में डाल दो और एक बक्से को खाली रखो, दैट इज वैकेंट p ऑर्बिटल। अब इस केस में देखो आप X2 क्या है, X क्या है यहाँ पे? X इज अ हेलोजन। इस फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है या आयोडीन। तब कहानी थोड़ी सी बदल जाएगी। क्यों बदल जाएगी? थोड़ा सा स्ट्रक्चर को देखना आप ध्यान से। क्या मैं बोल रहा हूँ इस केस में देखना, ये तो रहा आपका फ्लोरीन, मान लो ये फ्लोरीन प्रेजेंट है, ये फ्लोरीन प्रेजेंट है, और यहाँ पे आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, नो डाउट रिपल्सन तो काम कर रहा है, रिपल्सन इसमें काम करेगा नो डाउट, लेकिन और भी कोई फैक्टर इसके साथ जुड़ने जा रहा है। आप देखना जो है, ये मैंने बोला था, आपको याद है कि एक के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो और एक के पास वैकेंट p ऑर्बिटल, तो क्या हो सकता है, ऑब्जर्व किया जा सकता है, उसमें हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं p पाई बॉन्डिंग, p पाई बॉन्डिंग। तो आप कोई भी यहाँ पे हेलोजन रख दो, कोई भी हेलोजन रख लो, क्या करेगा, ये हेलोजन के पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और इस लोन पेयर जिस ऑर्बिटल में लाइज करेगा इस वैकेंट p ऑर्बिटल के साथ प्लेन में होगा, और जैसे ही प्लेन में होगा ये p पाई बैक बॉन्डिंग
की वजह से स्टेबलाइजेशन इसको मिल सकता है, यानी कि रेजोनेंस फिनोमेना अकर हो सकता है। तो आप इस केस में क्या लिख सकते हो, फॉर दिस सिस्टम के लिए सिंगलेट इज मोर स्टेबल देन, सिंगलेट इज मोर स्टेबल देन ट्रिपलेट। और कोई इसमें रीजन पूछता है कि व्हाट विल बी द रीजन फॉर दिस केस, यहां पे जस्ट उल्टा फॉलो कर रहा है। बस मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि फॉर CF2 और फॉर मतलब एक तरीके से CH2 और CR2 के केस में जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है वो डिफर कर रहा है। तो मैं क्या लिख रहा हूं, सिंगलेट इज मोर स्टेबल देन ट्रिपलेट ड्यू टू बैक बॉन्डिंग लिख सकते हो या रेजोनेंस लिख सकते हो। बैक बॉन्डिंग लिख दो, ड्यू टू p पाई बैक बॉन्ड, ड्यू टू p पाई बैक बॉन्ड। हमेशा p ऑर्बिटल से ही आएगा, जो भी आप क्लोरीन ले लो या फ्लोरीन ले लो या आयोडीन ले लो, सब में होगा। ठीक है, यहां पे क्या लिख सकते हो फिर, स्टेबिलिटी फॉर किसके लिए मैं बोल रहा हूं, CH2 के लिए। यहां एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक डब्बे के अंदर, एक इलेक्ट्रॉन अनदर डब्बे के अंदर, ये हो गया आपका ट्रिपलेट कार्बन। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, स्टेबिलिटी फॉर CH2, इस केस में क्या देखने को मिलेगा, इस जो है वन सेकेंड ट्रिपलेट इज, बस यहां पे ये लिख सकते हो, ट्रिपलेट इज लेस स्टेबल। ठीक है, लेस स्टेबल। एक बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चन बनता है इसके सेक्शन में, आप लिखना इस वाले के बारे में। जो मान लो कि आपने बोला कि जो है क्या केस, सिंगलेट अगर केस है, सिंगलेट के केस की मैं बात कर रहा हूं, यहीं पे मैं लिखा दूं, क्या विजुअल होगा शायद, इसको लिखा जा सकता है यहीं पे, CF2, ठीक है, CCl2, CBr2 और CI2। ठीक है, ये सिंगलेट कार्बन है सब। इसमें पूछा गया व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, इनमें क्या होगा ऑर्डर पूछा गया। ये कई बार जब आप मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन करोगे ना, तो एक ऑप्शन ये रख देगा जब वो कार्बन पे ये बनाएगा तो। ठीक है, ये दो प्रॉपर्टी को लेके एक बना सकता है ना, मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन बना सकता है कि ट्रिपलेट है 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सिंगलेट है 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। वैसे ही एक स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये समझना कैसे होगा, स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताया इसमें। देखो फ्लोरीन बिलोंग कर रहा है 2 सेकेंड पीरियड से, तो जो डीलोकलाइजेशन होगा इसमें 2p ऑर्बिटल का 2p ऑर्बिटल में डीलोकलाइजेशन होगा। समझ में आती है बात। तो साइज ऑफ ऑर्बिटल मायने रखता है रेजोनेंस के केस में, राइट। लेन देन हमेशा बराबर वाले में होती है, तो लेन देन हमेशा यहाँ पे बराबर वाले में होगी, तो इजिली मतलब हो सकती है लेन देन बराबर वाले में। अगर अनइक्वल है तो उतना लेन देन नहीं हो पाएगा। तो क्या देखने को मिलता है कि CF2 की जो स्टेबिलिटी है ना CCl2 से ज्यादा होगा। क्यों ऐसा होगा, बिकॉज इसमें 2p का रेजोनेंस होगा, इसमें 2p 3p का रेजोनेंस होगा, इसमें आप जाओगे तो 2p 4p का रेजोनेंस होगा, और इसमें जाओगे तो 2p 5p का रेजोनेंस होगा। ये बात समझ में आता है। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये चला जाएगा, ठीक है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये चला जाएगा। CF2 ज्यादा होगा CCl2 से स्टेबल, ये आप लिख सकते हो स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑर्डर। अदर के केस में अगर मान लो ये कार्बन होता, ट्रिपलेट कार्बन होता, मतलब ये वाला केस होता है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, फिर आप क्या देखते, फिर कहानी ट्विस्ट हो जाएगी। ट्विस्ट क्यों होगी, क्योंकि आपको पता है कि जो है हैलोजेंस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं, अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं, और उसमें से भी फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो अब अगर मान लो कि बैक रेजोनेंस तो नहीं पॉसिबल है, क्योंकि उसके लिए वैकेंट p ऑर्बिटल चाहिए। अब इसके पास वैकेंट p ऑर्बिटल तो है नहीं, तो रेजोनेंस तो नहीं पॉसिबल है, राइट। p पाई बैक बॉन्डिंग नहीं पॉसिबल। जो फ्लोरीन का अदर इफेक्ट है दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट, वो काम करेगा। अब जब इंडक्टिव इफेक्ट काम करेगा ना, तो फ्लोरीन तो -I स्ट्रॉन्ग -I इफेक्ट दिखाता है कंपेयर टू क्लोरीन, कंपेयर टू ब्रोमीन, कंपेयर टू आयोडीन। तो इस केस में जो ऑर्डर है स्टेबिलिटी का ऑर्डर, ये जस्ट रिवर्स हो जाएगा। स्टेबिलिटी ऑर्डर जस्ट यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है दोनों के पीछे कहानी क्या छुपी हुई है। भाई GOC1 के जो कॉन्सेप्ट है बैक बॉन्डिंग, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग नहीं होगा तो यहाँ पे -I इफेक्ट की वजह से देखा जा रहा है। वहां पे बैक बॉन्डिंग जो कि स्टेबलाइज कर रहा है करस्पॉन्डिंग कार्बन, तो यहाँ पे सिंगलेट इवन की मोर स्टेबल हो गया ट्रिपलेट वाले कार्बन से। अगर इन दोनों में कंपेयर किया जाएगा, CF2 दे दिया गया आपके पास में इस तरीके से, और बोला गया ये इन दोनों में स्टेबल कौन सा होगा, ये होगा। और अगर कोई दे देता ये आपके सामने कि मान लो ये कार्बन हुआ सिंगलेट और ये कार्बन हुआ ट्रिपलेट, तो इन दैट केस कहानी क्या होगी, ये होगी
बात समझ में आती है स्टेबिलिटी की? तो बस स्टेबिलिटी के केस में यही थोड़ा ध्यान में रखना है, दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है, सिंगलेट और ट्रिपलेट में कहाँ पे सिंगलेट ज्यादा स्टेबल होगा, कहाँ पे ट्रिपलेट ज्यादा स्टेबल होगा, ये चीजें थोड़ा सा क्वेश्चन बनाने लायक होता है। लोग अगर कार्बिन को छोड़ के भागे रहते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। जब रिएक्शंस देखोगे तब तो वो आएंगे, रिएक्शन में आएंगे, लेकिन उस समय उतना टाइम नहीं रहता है कि ये सभी बताया जाए, सिंगलेट बताया जाए, ट्रिपलेट बताया जाए, वहां पे उतना टाइम नहीं बचता है। लेकिन हाँ, डिटेल किया जाता है, थोड़ा बहुत आइडिया लगाया जाता है वहां पे भी कि किस तरीके होता है। बट स्टेबिलिटी आप यहीं पे देखते जा रहे हो, जो भी प्रॉपर्टीज है वो देखते जा रहे हो। जब रिएक्शन में बनेगा तो ये बता देंगे कि डाइक्लोरोकार्बिन या जो है कार्बिन एज इंटरमीडिएट फॉर्म करके आ रहे हैं, वहां पे रिएक्शन में बता दिया जाएगा। तो इसको आप नोट डाउन कर लो, फटाफट चीजों को समझ लो, और फिर हम लोग मूव करते हैं। इसके थोड़ा सा एक दो और प्रॉपर्टीज हैं, उसको डिस्कस करेंगे कि इसका जो फॉर्मेशन होता है किस तरीके से होता है कार्बिन का, वो हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। पहले इसको आप नोट डाउन कर लो अपने नोटबुक में। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, दैट इज फॉर्मेशन। ठीक है, फॉर्मेशन किस तरीके से होगा सिंगलेट में और ट्रिपलेट में। तो यहां पे जो बॉन्ड क्लीवेज होता है ना, ये होता है हेट्रोलिटिकली बॉन्ड क्लीव होता है, हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीव करता है। कैसे, ये थोड़ा सा आइडिया लेते हैं, देखना। जैसे मान लो कार्बन के साथ दो एटम अटैच्ड हैं, ए और बी, ठीक है, ए और बी, और इधर मान लो कि कोई ग्रुप अटैच्ड है इस तरीके से। अब होगा क्या कि एक क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा, तो हेट्रोलिटिकली भी एक साइड में शिफ्ट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन ये कार्बन के पास में जाएगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ए के तरफ में शिफ्ट कर जाएंगे लाइक दिस। ठीक है, तो सिंगलेट तभी फॉर्म करता है जब वो पेयर्ड फॉर्म में जा रहा है। इस बात को आप समझ पा रहे हो कि ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ मूव करेंगे, तो ये क्या जनरेट कर देगा, यहां से ए भी निकल आएगा। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, ये इलेक्ट्रॉन उतना इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो नेट इलेक्ट्रॉन गेन और लूज नहीं हुआ इसके सिस्टम में। तो ये फॉर्म करता है, जो कार्बिन फॉर्म करता है, इसको हम लोग जो है बोलते हैं सिंगलेट कार्बिन। अब इसके केस में क्या डिफरेंस आता है, ट्रिपलेट कार्बिन की बात करें तो जो फॉर्मेशन अकर होता है, ये आप लिख सकते हो फॉर्मेशन, ये होमोलिटिक क्लीवेज की वजह से होता है। लेकिन दो होमोलिटिक क्लीवेज होंगे एट द सेम टाइम, होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज दो टाइप्स होंगे। यहाँ पे हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज हुआ है, बट टू टाइप्स हुआ है। होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज की बात करें तो ये भी दो टाइप होगा। जस्ट एज्यूम करो कि ऐसा कुछ स्पीसीज है, ठीक है। अब होगा क्या कि अगर मान लो कि आपने कुछ रिएजेंट यूज किया, अब इन दैट केस एक इलेक्ट्रॉन ये इसके पास चला गया, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया। ऐसे ही इसका होमोलिटिक बॉन्ड क्लीव हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, इक्वली शेयर्ड किए गए, तो एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ये एक तरीके से फॉर्मेशन हो सकता है। मान लो कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है और एक इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रॉन दिया और इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम अपने तरफ इलेक्ट्रॉन ले लिया। यहाँ पे ऐसा कोई केस नहीं है, दोनों में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है। तो कुछ मेथड यहाँ पे डिस्कस करते जाते हैं कि कैसे जो है हम लोग फॉर्म कर सकते हैं। ऐसे तो हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म में उसको ज्यादा डिटेल करना पसंद करेंगे कि कोई भी रिएक्शन इंटरमीडिएट है कैसे फॉर्म करके आ रहा है। बस थोड़ा सा आइडिया मैं दे देता हूँ कि किस तरीके से जो कार्बिन्स है उसका फॉर्मेशन कैसे हो सकता है, वो थोड़ा सा आइडिया मैं दे देता हूँ। जैसे कि ये जो रिएक्शन है ना, इस बात को समझना, ये जो रिएक्शन है ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन यूज किया जाता है। दो रिएक्शन, मेजर दो रिएक्शंस हैं, राइट, जो आप अभी के लिए नाम याद रख सकते हो। कार्बिल अमीन आपने देखा होगा, कार्बिल अमीन रिएक्शन हम लोगों ने इसको स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन में डिस्कस किया था। जब प्राइमरी अमीन को आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट करना था तो कार्बिल अमीन में यूज किया जाता था। और इसके अलावा रीमर-टीमन रिएक्शन है, तो ये वेल फेमस रिएक्शन है। रीमर-टीमन रिएक्शन फिनॉल के केस में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये दो वेल फेमस रिएक्शन है जिसको आप जो है डिस्कशन में रखोगे। जब ये रिएक्शंस आएंगे तो हम लोग को जो है कार्बिन इंटरमीडिएट डिस्कस करना पड़ेगा। तो कार्बिन का जो फॉर्मेशन है ये आप लिख सकते हो, ये दो रिएक्शंस हैं इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है। ये रिएक्शन जो है उसमें कार्बिन के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं। कुछ देख लेते हैं मेथड कार्बिन के फॉर्मेशन का। पहला, फ्रॉम हैलोफॉर्म सिस्टम। हैलोफॉर्म वाले सिस्टम पे देखना किस तरीके से बनाया जा सकता है। जैसे एक मतलब इन दोनों के केस में जो रिएक्शन इंटरमीडिएट किस तरीके से बनता है, यही रिएक्शन है। CH-Cl3 इन द प्रेजेंस ऑफ KOH यूज किया जाता है। तो KOH बेस होता है, क्या करता है, इस हाइड्रोजन को थोड़ा सा ये एसिडिक नेचर शो करता है हाइड्रोजन, आगे हम लोग देखेंगे। तो जब आप बेस आपने लिया है तो इस हाइड्रोजन को ये एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद ये कन्वर्ट कर लेता है ऐसा। थोड़ा बहुत अभी मैग्नीज के बारे में बहुत आइडिया नहीं देना चाहूंगा, अभी हम लोग डिटेल करेंगे। ये निगेटिव फॉर्म करता है और नेक्स्ट स्टेज में क्या हुआ, ये प्रोटॉन लिया, H+ को इसने लिया और Cl- ये यहाँ से लीव कर जाता है K+ के साथ में,
जैसे ही Cl माइनस हीट करेगा ये जनरेट कर देता है डाइक्लोरोकार्बन, और ये दो इंटरमीडिएट ना इसमें भी बनेगा, कार्बिल अमीन रिएक्शन में भी बनेगा और रीमेंटिमर रिएक्शन में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये फ्रॉम हेलो फॉर्म वन ऑफ द बेस्ट मेथड होता है, मतलब एक तरीके से बोल दो यूज्ड मेथड होता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कार्बिन। इसको बोला जाता है डाइक्लोरोकार्बन। ये इलेक्ट्रोफाइल है, पर ये जो है पूछ दिया गया क्वेश्चन में कि ये इलेक्ट्रोफाइल है न्यूक्लियोफाइल है, तो बहुत लोग ये इलेक्ट्रॉन देखकर कंफ्यूज हो गए। इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है, तब तो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करे। अगर इलेक्ट्रॉन होता तो डोनेट करता। ये तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज है ना, तो इलेक्ट्रोफाइल है। तो कहीं कहीं पे यूज किया जाता है ये, इसको बोला जाता है आईआईटी इलेक्ट्रोफाइल। आईआईटी इसने भी आईआईटीएन कर लिया, बिकॉज 4 साल जो है कई बार 4 साल ये क्वेश्चन पूछा गया है, 4 इयर्स क्वेश्चन ये पूछा गया है डाइक्लोरोकार्बन से लेके। जब रिएक्शन इंटरमीडिएट हम लोग देखेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म में, तब वो डिस्कशन का पार्ट बनेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। उसके अलावा और मेथड हो सकते हैं क्या? अच्छा, इसी में कुछ और भी मैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करता हूँ। जैसे देखना CH आएगा रिएक्शन में, हम लोग देखेंगे। जैसे ये केस देखना CF(F2Cl2), इसको अगर हम लोग KOH के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या बनेगा? ठीक है, पहली बात हाइड्रोजन तो चला जाएगा, उसके साथ साथ क्या जाएगा? Cl माइनस या F माइनस, कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा? देखो, जब फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, मान लो ऐसे ग्रुप है, किसको इजीली ब्रेक किया जा सकता है? जो बॉन्ड वीकर होगा। तो कार्बन ब्रोमीन का बॉन्ड वीकर होगा, पहले चला जाएगा। उसके बाद कार्बन, मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन कार्बन क्लोरीन। कार्बन क्लोरीन स्ट्रॉन्गर होगा कार्बन ब्रोमीन, और ये स्ट्रॉन्गर होगा कार्बन आयोडीन। ठीक है, तो वो बॉन्ड पहले ब्रेक किया जाएगा जो वीकर होगा। ये तो हम लोग का स्ट्रेंथ है ना, ये स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, बॉन्ड स्ट्रेंथ का। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर है। तो इसको जब आप ब्रेक करोगे तो H गया, और नेक्स्ट स्टेप में यहां से Cl लीव कर जाएगा और ये फॉर्म कर लेगा CF। क्लियर है? क्रिस्टल क्लियर है? मान लो थोड़ा और मॉडिफिकेशन करूं इसमें, CH फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तब क्या केस होगा? अगर इसको आप KOH के साथ ट्रीट करते हो तो क्या बनेगा? जब आप इसको हीट करोगे KOH के साथ में क्या होगा? तो हाइड्रोजन हट जाएगा, आयोडीन हटा दिया जाए ना, KOH हट जाएगा, बिकॉज CHFCl 3 को होना चाहिए ना। क्या क्या हट जाएगा यहाँ से? हाइड्रोजन तो हटेगा ही, हाइड्रोजन के अलावा क्लोरीन ब्रोमीन जाएगा, फ्लोरीन यहाँ पे रह जाएगा, सॉरी एक ग्रुप बच जाएगा ना यहाँ से। तो हाइड्रोजन के साथ ब्रोमीन जाएगा और फ्लोरीन क्लोरीन रह जाएगा। ये क्या फॉर्म करेंगे फिर? यहाँ पे फ्लोरीन हो गया, यहाँ पे क्लोरीन हो गया, ये फॉर्म कर लेंगे कार्बन। समझ में आती है बात कि कौन सा बॉन्ड ब्रेक किया जा रहा है? जो वीकर है। यहाँ पे आयोडीन क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक किया, फ्लोरीन का बॉन्ड ऐसे रह गया। और भी मेथड है क्या? हाँ, 2-3 और मेथड है जो कि हम लोग आगे देखेंगे। इसमें दिक्कत नहीं है, जब आप रिएक्शन में आओगे तो वहां पे मेंशन किया ही जाएगा इन चीजों को। तो ये मेंशन किया जाता है फ्रॉम डायजोमेथेन। डायजोमेथेन क्या होता है? डायजोमेथेन बताते हैं इसको। डायजोमेथेन समझना इस बात को। डायजोमेथेन से कैसे बनाया जा सकता है? डायजोमेथेन को इसको बोलते हैं CH2 डबल बॉन्ड N। ठीक है, ये होता है डायजोमेथेन। होता क्या इसमें आप पॉजिटिव चार्ज दिखाओगे इस तरीके से, यहाँ पे निगेटिव चार्ज रहेगा, ऐसे कुछ रहेगा। इसको जब आप हीट कर दो, हीट किया या Hmu दे दो, लाइट दे दो, इस केस में क्या होगा कि ये जो है N2 यहाँ से रिलीज हो जाएगा और ये फॉर्म कर लेगा लाइक दिस। अब ये सिंगलेट होगा ट्रिपलेट होगा वो डिपेंड करेगा। जनरली यहाँ पे हम लोग ट्रिपलेट ही देखते हैं, सिंगलेट भी होगा तो ट्रिपलेट में कन्वर्ट हो जाएगा स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है, तो डायजोमेथेन को ऑन हीटिंग आप जो है ये कार्बिन बना सकते हो। उसके अलावा एक और मेथड होता है, दैट इज फ्रॉम का जो है हम लोग बोलते हैं कीटीन। क्या है कीटीन? ये पहली बार सुनने को मिल रहा है। कीटीन कीटोन की बहन है आज। ठीक है, आज रक्षाबंधन भी है। तो कीटोन हम लोग जब बोलते थे ये CO ग्रुप होता था, दोनों ये कार्बन का। कीटीन बोला जाता था कि ये डबल बॉन्ड आ जाए इसके साथ में, अगर ये R ग्रुप है और ये कार्बन डबल बॉन्ड है, इसको बोला जाता है कीटीन। समझना इस बात को। तो कीटीन में होता क्या था कि जैसे ही आप इसको हीट करो या Hmu दे दो, कुछ भी करो, ठीक है, होगा क्या कि ये जो है बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। ये होमोलिटिकली बॉन्ड ब्रेक करता है, इसीलिए हम लोग ट्रिपलेट कार्बिन ही ऑब्जर्व करते हैं। तो यहाँ से आपको जो है रेडिकल जनरेट करके दे देगा। जैसे मान लो यहाँ पे मैं CH2 रख दूँ, एग्जाम्पल के लिए CH2 रख देता हूँ, और उस केस में आप हीट करोगे, ये दे देगा कार्बिन और साथ में जनरेट कर देगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो ये 3 मेजर फॉर्म है। सबसे इंपॉर्टेंट ये हेलो फॉर्म से ही बनाने का है, जो मेथड है हेलो फॉर्म से बनाया जाएगा किस तरीके से कार्बिन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ये भी कहीं कहीं देखने को मिलेगा हम लोग को फ्रॉम कीटीन से और फ्रॉम डायजोमीथेन। ये एक तरीके से सोर्स का काम कर रहे हैं, कार्बिन इंटरमीडिएट जनरेट करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, कार्बिन इंटरमीडिएट जनरेट करेंगे। इसमें आप दिखा देना बस
ये भी ट्रिपलेट कार्बन ही जनरेट करेगा। तो ये मेथड हो सकता है आपका कार्बन का जनरेशन का। तो यही बस है कार्बन इंटरमीडिएट पे, और कुछ हम लोग करेंगे भी तो रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर हम लोग डिस्कशन में रखेंगे, और भी चीजें जो निकल के आएंगी वहां पे डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट इंटरमीडिएट पे हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, दैट इज नाइट्रीन इंटरमीडिएट। दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, पहले आप इसको लिख लो फिर हम लोग नाइट्रीन इंटरमीडिएट कवर करते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट इंटरमीडिएट, दैट इज नाइट्रीन। नाइट्रीन नाइट्रीन और कार्बन में बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज है। अगर आपने कार्बन समझ लिया ना तो नाइट्रीन में बहुत कुछ समझने के लिए नहीं रह जाता है। फिर भी हम लोग थोड़ा सा आइडिया देते चलते हैं कि नाइट्रीन क्या होता है, किस तरीके से जो है स्टेबिलिटी इसकी होती है, क्या क्या प्रॉपर्टीज इसके साथ रिलेटेड है, वो डिस्कशन में रखेंगे। बट इससे रिलेटेड रिएक्शन बहुत कम देखने को मिलेंगे। जहां पे नाइट्रीन एज अ रिएक्शन इंटरमीडिएट फॉर्म करके आ रहा हो वहां पे ऐसे रिएक्शंस कम देखने को मिलेगा। बट हम लोग यहाँ पे डिस्कशन में रखेंगे नाइट्रीन इंटरमीडिएट क्या होता है। देखो आप नाइट्रीन के केस में देखो, अब ये या तो 2 इलेक्ट्रॉन ये पेयर्ड फॉर्म में होगा, या ये 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड फॉर्म में होगा। अनपेयर्ड फॉर्म में है तो इसको बोला जाएगा ट्रिपलेट नाइट्रीन, और जो है पेयर्ड फॉर्म में होगा तो इसको बोला जाएगा सिंगलेट नाइट। तो ये भी सेम कहानी लिख सकते हो आप। मोनोवैलेंट, मोनोवैलेंट क्यों बोल रहा हूं, देखो आप एक ही बॉन्ड बनाया है कार्बन नाइट्रोजन ने, तो मोनोवैलेंट इंटरमीडिएट ऑफ नाइट्रोजन, ये कार्बन का नहीं नाइट्रोजन का इंटरमीडिएट है। तो मोनोवैलेंट इंटरमीडिएट ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन विथ 1 बॉन्ड पेयर एंड 4 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, 4 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन के बारे में कहानी हो सकती है, या तो अगर ये पेयर्ड फॉर्म में है तब ये सिंगलेट कहलाएगा, अगर ये अनपेयर्ड फॉर्म में है ये अपना कहलाएगा ट्रिपलेट। लेकिन एक तो ऑलवेज पेयर्ड फॉर्म में होगा। तो मैं ये भी लिख सकता हूं, अगर 4 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन लिखना होगा तो ऐसे भी लिख सकता हूं 1 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, और उसके अलावा मैं ये लिख सकता हूं 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। अब ये नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन की कहानी हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है। नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है तो अगर पेयर्ड फॉर्म में है तो लोन पेयर हो जाएगा, अगर अनपेयर्ड फॉर्म में है उसको जो है रेडिकल की तरह ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। ये भी न्यूट्रल स्पीसीज है, न्यूट्रल स्पीसीज, न्यूट्रल स्पीसीज कितने कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन ये भी देख लो। न्यूट्रल स्पीसीज विथ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट विथ दिस नाइट्रोजन, ये भी 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तो न्यूट्रल स्पीसीज विथ 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो क्या मैं इसको भी बोल सकता हूं, इस सिस्टम को भी मैं बोल सकता हूं कि दिस इज गोइंग टू बी इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि ये भी 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तो ये मैं बोल सकता हूं कि इट इज इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज, एंड जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल, दिस विल बी कंसीडर्ड एज द इलेक्ट्रोफाइल। तो ये बेसिक जो भी कार्बन के केस में आपने कंसीडर किया था सिंपली आप यहाँ पे कंसीडर कर लो, ठीक है। सिंगलेट और ट्रिपलेट में, सिंगलेट में भी क्या डिफरेंस होगा, तो मैं डायरेक्ट डिफरेंस पे ही जाता हूँ। सिंगलेट नाइट्रीन और ट्रिपलेट के बीच के जो डिफरेंसेज है उसको हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, क्या जो है डिफरेंसेज है, वहां से प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन भी हो जाए, ठीक है। इधर लिख लो आप सिंगलेट नाइट्रीन, सिंगलेट नाइट्रीन, और इधर आप मेंशन कर दो दैट इज ट्रिपलेट नाइट्रीन, ठीक है, ट्रिपलेट नाइट्रीन, ठीक है, ट्रिपलेट नाइट्रीन। ऐसे लिख सकते हो इफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, जो इस इलेक्ट्रॉन की मैं बात करूं, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन पेयर्ड फॉर्म, नॉन ऐसे लिख सकते हो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन पेयर्ड फॉर्म, पेयर्ड फॉर्म, और यहां पे क्या होगा, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, bonded electrons are present in unpaired form, unpaired form में प्रेजेंट। यहां पे भी हम लोग जो है इसके शेप वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं, हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप, हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप। डिट्टो एग्जैक्टली हम लोग जिस तरीके से कार्बन को हम लोगों ने ट्रीट किया था वैसे ही इसको भी कंसीडर करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप, दोनों केस को कंसीडर करना। थोड़ा सा हाइब्रिडाइजेशन पे आप फोकस कर लो कि किस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन दोनों में डिफरेंस आएगा, डिफर आएगा, ठीक है।
तो पहले नाइट्रोजन का मैं ये कंसीडर कर लेता हूं ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हो जाएगा 2s2 और 2p ऑर्बिटल में एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होंगे, करेक्ट ना। 2px में 2py एंड 2pz 2pz। अब जो है केस क्या है, देखो हाइब्रिडाइजेशन इसका जैसे हम लोगों ने बोला था सिंगलेट कार्बिन के केस में हाइब्रिडाइजेशन इसका sp2 था, इस सिंगलेट नाइट्रीन का भी जो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2 होगा। तो कैसे यूज किया जाएगा, ये s ऑर्बिटल और ये दो p ऑर्बिटल यूज किया जाएगा हाइब्रिडाइजेशन के लिए, और ये जनरेट करेगा 3sp2 ऑर्बिटल। 3sp2 ऑर्बिटल 1 2 3 4 5 ये जनरेट करेगा। ये भी इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया, पेयरिंग में चला गया, और बच क्या गया, अगर मान लो ये इलेक्ट्रॉन तो एक बच गया वैकेंट p ऑर्बिटल, जैसे अपने कार्बिन के केस में बोले थे कि कार्बिन के केस में भी वैकेंट p ऑर्बिटल होगा। अब ये ऑर्बिटल कहाँ यूज होगा, ये यूज होगा मान लो हाइड्रोजन के साथ में या R ग्रुप के साथ में बॉन्ड बनाया होगा, ये बनाएगा, ठीक है। तो इस केस में देखो कि किस तरीके से शेप लिया हुआ है, इसकी बात कर लेते हैं। देखो नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइजन, ये रहा sp2, ठीक है sp2, इसका एक ऑर्बिटल यूज किया गया R के साथ बॉन्ड बनाने में, और एक में क्या हो जाएगा, दो ऐसे हो गए जिसमें कि पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ये हो गया इस केस में 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इसके पास में एक हो जाएगा वैकेंट, दिस इज द वैकेंट p ऑर्बिटल, जैसे आपने उस केस में कंसीडर किया था, ठीक है। शेप तो ऐसे ही लीनियर होगा, लीनियर sp2 हाइब्रिडाइज विथ 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट कहानी देखो आप, इस केस में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, सेम कहानी है। 2s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p ऑर्बिटल में आपके जो है 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है, 2p 2py 2pz, ठीक है, x 2py 2pz, ठीक है, ऐसे लिख लो 2py 2pz। अब इस केस में हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp, जैसे आपने ट्रिपलेट कार्बिन के केस में बोला था, ये हाइब्रिडाइजेशन होगा sp, एक s ऑर्बिटल यूज करेगा और एक आपका यूज करेगा इस तरीके से p ऑर्बिटल। तो यहाँ पे देख लो आप किस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन आएगा, sp ऑर्बिटल, यहाँ पे 2 p ऑर्बिटल रह गए, py pz, ठीक है। अब आप इसमें क्या करो, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिलअप कर गया, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है जो हाइड्रोजन के साथ या R ग्रुप के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, और यहाँ पे जो एक एक इलेक्ट्रॉन है ये अनपेयर्ड स्टेट में रह गया, ठीक है, एक अनपेयर्ड स्टेट में रह गया। तो अब यही कहानी यहाँ पे जुड़ी हुई है, R नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन ये sp ऑर्बिटल, मैं शेप बना देता हूँ इस तरीके से, नाइट्रोजन के साथ sp ऑर्बिटल है, एक के साथ R ने बॉन्ड बनाया हुआ है और एक में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके अलावा 2 p ऑर्बिटल होंगे, px तो यूज हो गया इसमें, एक py और pz, इसके अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉन। ये जो है कहानी है, ये भी लीनियर शेप रखा हुआ है, बट यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन इसका sp है, लीनियर शेप विथ sp हाइब्रिडाइज। इसको भी हम लोग बोल सकते हैं, ट्रिपलेट नाइट्रीन को भी हम लोग बाई रेडिकल बोल सकते हैं। बाई रेडिकल क्यों, क्योंकि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। उसके अलावा अदर जो प्रॉपर्टीज है वो भी यहीं पे हम लोग डिस्कस करते चलते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में बताना, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ठीक है, सेम कहानी है यहाँ पे भी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगा, पहली बात स्पिन मल्टीप्लिसिटी, ऐसे में लिख दो, स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होगा, स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2s+1, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0, तो ये हो जाएगा, मतलब दोनों का जो है एक प्लस हाफ होगा एक माइनस हाफ होगा, दूसरे में प्लस हाफ होगा माइनस हाफ होगा, तो ये की वैल्यू 0 हो गई, तो ये हो गया 1। इसी की वजह से इसको सिंगलेट बोला जा रहा है, इसको हम लोग बोल रहे हैं सिंगलेट। अब इसकी बात करें तो ये डायामैग्नेटिक इन द नेचर होगा, डायामैग्नेटिक इन द नेचर होगा, जैसे हम लोगों ने प्रीवियसली बोला था सिंगलेट कार्बिन, इसलिए मैंने बोला सिंगलेट कार्बिन आया। तो इस केस में समझ लो कि नाइट्रीन का भी सेम प्रॉपर्टीज है। उसके अलावा इसमें बात किया जाए मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की, ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, तो यहाँ पे आप देखोगे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इस केस में अगर मैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालता हूँ, एसएम की वैल्यू निकालता हूँ, स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगा, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से जो स्पिन नंबर आएगा 1 आएगा, तो इसको अगर मैं रखता हूँ तो 2s+1 में अगर मैं रखूँ तो ये होगा 3 क्या रिप्रेजेंट करता है, ट्रिपलेट नाइट्रीन हो जाएगा इस केस में। बस ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए पैरामैग्नेटिक इन द नेचर होगा।
दिस विल बी पैरामैग्नेटिक इन द नेचर। जैसे हम लोगों ने कार्बिन के केस में फॉलो किया था, सिंपली वही कहानी। स्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं, हाउ द स्टेबिलिटी विल डिफर। स्टेबिलिटी में बोलते हैं वही सेम कहानी है कि ट्रिपलेट इज मोर स्टेबल देन सिंगलेट, ट्रिपलेट इज मोर स्टेबल देन सिंगलेट। ऐसा क्यों हो रहा है भाई, सिंगलेट से ज्यादा स्टेबल क्यों? बिकॉज ऑफ ड्यू टू लोन पेयर रिपल्सन। यहां देख पा रहे हो ये वाला जो रिपल्सन होगा ये ज्यादा होगा ड्यू टू लोन पेयर रिपल्सन इन सिंगलेट। ड्यू टू दिस रिपल्सन ये हाईली अनस्टेबल होगा। ऐसे तो इंटरमीडिएट हाईली अनस्टेबल होते ही हैं, बट अगर इन दोनों में कंपेयर किया जाए सिंगलेट एंड ट्रिपलेट में, तो जो सिंगलेट है वो लेस स्टेबल होगा, ट्रिपलेट मोर स्टेबल होगा। दिस विल बी मोर स्टेबल कंपेयर टू सिंगलेट, दिस विल बी मोर स्टेबल। क्योंकि ऐसा रिपल्सन आपको इसमें नहीं देखने को मिलेगा। जब आप सिंगलेट की बात कर रहे हो तो इसमें दो लोन पेयर के बीच में ये रिपल्सन काम करेगा, लोन पेयर रिपल्सन, ठीक है। लोन पेयर रिपल्सन होगा जब आप जो है बात करो किसके लिए, नाइट्रीन के लिए, सिंगलेट नाइट्रीन में। पर ट्रिपलेट नाइट्रीन के केस में ऐसा कुछ है नहीं, ट्रिपलेट नाइट्रीन में तो ऐसा कुछ नहीं, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऐसा। तो देयर इज नो सच रिपल्सन इन द ट्रिपलेट नाइट्रीन, ठीक है, कंपेयर टू जो है सिंगलेट नाइट्रीन में जो रिपल्सन ऑफर हो रहा है। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा वही जो सेम आपने बोला था कार्बिन के केस में, वहां पे बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्सन था, यहाँ पे लोन पेयर रिपल्सन है, ठीक है। तो यही नाइट्रीन की कहानी है, इस थोड़ा बहुत आइडिया लगना चाहिए। जो भी हम लोगों ने कार्बिन के केस में बोला है ना, उसी को जस्ट आप फॉलो कर दो। बस यहाँ पे नाइट्रोजन के पास में एक एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो हमेशा रहता ही है। नाइट्रोजन के पास में एक नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन रहता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता ही है। एक अनदर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है या ये अनपेयर्ड फॉर्म में रह सकता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी होती है, सेम की कहानी है। न्यूट्रल स्पीसीज विद सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है। हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो sp2 हाइब्रिडाइज है, ये sp हाइब्रिडाइज है। यहाँ पे इसका जो डायमैग्नेटिक नेचर शो करेगा, पैरामैग्नेटिक नेचर शो करेगा, ट्रिपलेट विल बी मोर स्टेबल देन सिंगलेट। इसके अलावा और बहुत कहानी इसमें निकल के नहीं आती है नाइट्रीन इंटरमीडिएट में। और जब आएगी भी तो हम लोग जो है रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर जब भी नाइट्रीन आएगा डिस्कशन में, वहां पे और ज्यादा चीजों को डिटेल कर सकते हैं इसके प्रॉपर्टी से रिलेटेड। तो इसको पहले आप नोट डाउन कर लो। फिर एक और रिएक्शन इंटरमीडिएट है दैट इज कार्बाइन, उसको हम लोग जो है डिस्कस करके नेक्स्ट इंटरमीडिएट देखते हैं, दैट इज बेंजाइन इंटरमीडिएट, ठीक है। बेंजाइन इंटरमीडिएट, अब ये क्या है बेंजाइन? तो बोलते हैं बेंजीन रिंग विथ वन एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड, बेंजीन रिंग विथ वन एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड, ऐसा कैसे होगा? वन एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड, ठीक है। देखा जाए इसको, तो बेंजीन का स्ट्रक्चर आपको पता है, ये होता है बेंजीन, हमारा बदमाश बेंजीन। अब इसके अंदर जो ये बेंजीन कहलाता है, बेंजाइन किसको बोलते हैं? बेंजाइन बोलते हैं कि ये एक और पाई बॉन्ड आप जोड़ लो, तो बेंजीन रिंग विथ वन एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड या पाई लाइक बॉन्ड ज्यादा एप्रोप्रिएट होगा, बिकॉज इस तरीके से ओवरलैपिंग नहीं हो सकती है। तो हम लोगों ने बनाया है ये हाईली अनफेवरेबल ओवरलैपिंग है, बट ड्यूरिंग द, चूंकि ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है तो ये फॉर्म कर सकता है। इसको अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहो तो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्यों मैं पाई लाइक बॉन्ड बोल रहा हूं, उससे ये रीजन आपको समझ में आ जाएगा। देखो यहां पर होता है sp2 ऑर्बिटल, जिसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था या कोई ग्रुप जुड़ा होगा इस तरीके से। अब ये sp2 ऑर्बिटल से ग्रुप छोड़ दिया गया ना, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक इलेक्ट्रॉन इसके है, इसके बीच में जो है आपको एक वीक इंटरेक्शन देखने को मिलता है, इस मतलब ओवरलैपिंग देखने को मिलता है। और इसी वजह से मैं ये बोल रहा हूं कि पाई लाइक बॉन्ड है। क्या लिख सकते हो आप? वीक ओवरलैपिंग ऑफ sp2 ऑर्बिटल, ठीक है। इसी को हम लोग पाई लाइक बॉन्ड बोलते हैं। ये हाईली अनरिएक्टिव होगा, इस पाई बॉन्ड की वजह से पाई बॉन्ड इजीली ब्रेक किया जा सकता है। इसकी खासियत ये है कि बहुत वीक ओवरलैपिंग है, तो पाई लाइक बॉन्ड है, नॉट एग्जैक्टली पाई बॉन्ड बट पाई लाइक बॉन्ड, ठीक है। तो ये कहानी होती है कि ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ दिस sp2 ऑर्बिटल, यहां से ग्रुप निकल गया होगा। अब कोई भी ग्रुप हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, आगे जब रिएक्शन मैकेनिज्म में देखेंगे। बट अभी के लिए केवल और केवल हम लोग फोकस करते हैं कि बेंजाइन की जो प्रॉपर्टीज है वो क्या होती है। तो बेंजाइन इसको बोला जाता है, उसमें ये sp2 ऑर्बिटल का साइड बाई साइड ओवरलैपिंग होता है। बेसिकली वहां पे हाइड्रोजन रहता है ना, यहाँ पे मान लो यहाँ पे कोई ग्रुप रहा होगा हाइड्रोजन,
ये बॉन्ड आपने ब्रेक किया तो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन रह गया sp2 ऑर्बिटल में, यहां से हाइड्रोजन रहा होगा, आपने बॉन्ड ब्रेक किया तो sp2 ऑर्बिटल, इनके बीच का ओवरलैपिंग हो रहा है जिसकी वजह से एक पाई लाइक बॉन्ड जनरेट हो रहा है बेंजीन के केस में, और इसी को हम लोग बोल रहे हैं बेंजाइन इंटरमीडिएट, इसको हम लोग बोल रहे हैं बेंजाइन इंटरमीडिएट। ठीक है, लाइक अदर इंटरमीडिएट बेंजाइन आल्सो रिएक्टिव है। ठीक है, लिख सकते हो हाईली अनस्टेबल एंड रिएक्टिव इंटरमीडिएट, ठीक है, रिएक्टिव इंटरमीडिएट, हाईली अनस्टेबल एंड द रिएक्टिव इंटरमीडिएट। उसके अलावा क्या बोल सकते हो कि जो पाई इलेक्ट्रॉन है ना, द एक्स्ट्रा पाई इलेक्ट्रॉन इज नॉट पार्ट ऑफ रेजोनेंस, ये रेजोनेंस का पार्ट नहीं है। रेजोनेंस में जो ये पी इलेक्ट्रॉन है पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो एक्स्ट्रा पाई इलेक्ट्रॉन इज नॉट पार्ट ऑफ रेजोनेंस, ठीक है, नॉट पार्ट ऑफ रेजोनेंस, एक्स्ट्रा पाई इलेक्ट्रॉन इज नॉट पार्ट ऑफ रेजोनेंस, ये रेजोनेंस नहीं होगा ड्यू टू नॉन प्लेनारिटी हो जाएगा, ड्यू टू नॉन प्लेनारिटी। इसकी वजह से ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ये पार्ट ऑफ रेजोनेंस नहीं है। बट क्या ओवरऑल सिस्टम को एरोमेटिक अभी बोला जा सकता है क्या? हाँ, एरोमेटिक होगा, बट क्योंकि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना, इसकी वजह से ये हाईली रिएक्टिव हो जा रहा है, तो मैं बोल सकता हूं कि दिस स्पीसीज या दिस इंटरमीडिएट इज एरोमेटिक, दिस इंटरमीडिएट इज एरोमेटिक इन द नेचर, क्योंकि ये भी क्राइटेरिया तो फुलफिल कर रहा है ना, साइक्लिक। अब ये इलेक्ट्रॉन पार्ट्स ऑफ रेजोनेंस नहीं है, जो पार्ट ऑफ साइक्लिक रेजोनेंस है उसको काउंट करो 1 2 3 4 5 6, तो दिस इंटरमीडिएट इज एरोमेटिक। जब पूछ दे ऐसा कोई केस कि ये जो बेंजाइन इंटरमीडिएट है एरोमेटिक है कि नहीं, एरोमेटिक कंसीडर किया जाएगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो हम लोग को डिस्कशन में रखा जाएगा। लेटर आप देखोगे कैसे इसको फॉर्मेशन इसका किया जाता है, बहुत सारे केसेस जनरेट होकर आएंगे। जैसे हेलोबेंजीन को अगर आप ट्रीट करते हो, हेलोबेंजीन को किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में, मान लो NH2 आपने लिया, तो अगर किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ अगर ट्रीट किया तो ये H+ को लेगा, ये बॉन्ड इधर जाएगा और यहाँ से Cl- रिमूव कर जाएगा ऑन द हीट। तो ऐसा केस हम लोग को देखने को मिलता है कि बेंजाइन इंटरमीडिएट ऐसे रिएक्शन में फॉर्म करके देंगे। तो जहां पे भी इसका फॉर्मेशन होगा ना, वहां डिस्कशन का पार्ट बनेगा। अभी के लिए बस यही आप लिख लो कि ये पर्टिकुलर रिएक्शन है जिसके थ्रू हम लोग जो है बेंजाइन इंटरमीडिएट फॉर्म करके देखते हैं। ठीक है, और तो प्रॉपर्टी हम लोग जो है इसमें नहीं देखते। हाँ, एरोमेटिक इन द नेचर है, ये ध्यान में रखना, हाईली अनस्टेबल एंड द रिएक्टिव इंटरमीडिएट है। ठीक है, ये तो रहा बेंजाइन की कहानी। बहुत ज्यादा इस पे अभी डिटेल करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जब आप रिएक्शन मैकेनिज्म में देखोगे तब चीजों को जो है थोड़ा सा और डिटेल किया जाएगा कि किस तरीके से बेंजाइन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो रहा है, कैसे रिएक्शन हो रहा है, ये सभी रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट होगा। बट थोड़ा सा आइडिया रखे रहना कि इसमें एक्स्ट्रा पाई लाइक बॉन्ड है जो हाईली रिएक्टिव बना रहा है इस स्पीसीज को। उसके अलावा मैंने बोला कि पाई इलेक्ट्रॉन पार्ट ऑफ रेजोनेंस नहीं है, नॉट पार्ट ऑफ रेजोनेंस, और ड्यू टू नॉन प्लेनारिटी, बिकॉज इसका प्लेन अलग होगा और जो पाई इलेक्ट्रॉन जिसमें रेजोनेंस है उसका प्लेन अलग होगा। बिकॉज ऑफ दैट इट इज गोइंग टू बी हाईली रिएक्टिव। जो ओवरलैपिंग हो रहा है, पुअर ओवरलैपिंग हो रहा है, ये बहुत पुअर ओवरलैपिंग है पाई लाइक बॉन्ड ड्यू टू वीक ओवरलैपिंग या पुअर ओवरलैपिंग बोल सकते हो, पुअर ओवरलैपिंग ऑफ sp2 ऑर्बिटल ऑफ बेंजीन। ठीक है, ऑर्बिटल ऑफ बेंजीन, इसकी वजह से फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये तो रहा रिएक्शन इंटरमीडिएट बेंजाइन। उसके अलावा और भी एक दो रिएक्शन इंटरमीडिएट मेंशन कर दिया जाता है, और दो आपको रिएक्शन में शायद ही देखने को मिले, कभी रिएक्शन में जनरेट नहीं किया जाता है। तो ये बोला जाता है, इसके अलावा लिख सकते हो इंटरमीडिएट में रेडिकल कैटायन। बट मैं फॉर्मेशन बता देता हूं कि किस तरीके से बॉन्ड इसमें हो सकता है पॉसिबिलिटी। इस केस में क्या था कि जैसे ये हुआ, एक A बॉन्ड जुड़ा हुआ है, एक B बॉन्ड जुड़ा हुआ है, A ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, B ने इलेक्ट्रॉन ले लिया। ठीक है, ये हो सकता है कि ऐसा भी केस हो सकता है, होमोलिटिक की इलेक्ट्रोलिटिक की जगह होमोलिटिकली भी बॉन्ड क्लीव किया जा सकता है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे। ठीक है, ये भी पॉसिबल है। रेडिकल कैटायन क्या होते हैं? रेडिकल मतलब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो और एक पॉजिटिव चार्ज। तो ये सिस्टम कैसे जनरेट होकर आता है, एक बार मैं जस्ट आइडिया दे दूं आपको। मान लो A B कोई ऐसे ग्रुप प्रेजेंट है, और आपने क्या किया, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे बॉन्ड को ब्रेक किया इलेक्ट्रोलिटिकली, और ये होमोलिटिकली बॉन्ड क्लीव हो गया, ऐसा कुछ हुआ। तो इस केस से क्या होगा, देखो आप, ये जब बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इसमें तो पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर भाग गया, और इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। ठीक है, इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। जहां तक इसके शेप की बात करें, देख लो 2 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है,
तो 2 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो sp हाइब्रिडाइज होगा ये कार्बन। ऐसे कुछ ग्रुप इसके साथ अटैच करा दो आप, और इसका एक वैकेंट नहीं, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट होगा, एक वैकेंट p ऑर्बिटल होगा, दिस विल बी वैकेंट p ऑर्बिटल। समझ में आता है बात ये कोई ग्रुप अटैच्ड है XX मान लो, कोई ग्रुप अटैच्ड है तो वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन इसका हो जाएगा sp। उसी तरीके से आप ले सकते हो रेडिकल एनाइन, बस इसका ये प्रॉपर्टी याद रखना चाहिए किस तरीके से इसका हाइब्रिडाइजेशन है, किस तरीके से शेप लिया हुआ है, लीनियर शेप रखा हुआ है। देन बात कर लेते हैं रेडिकल एनाइन। रेडिकल एनाइन क्या होगा, इसको फॉर्मेशन से ही समझते हैं कि मान लो A और B है, क्या होगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को पुल कर दिया और ये होमोलिटिकली बॉन्ड क्लीव कर लिएगा, तो यहां से क्या हो जाएगा, रेडिकल फॉर्म कर लेगा और यहां से आ जाएगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से हम लोग इस पे निगेटिव चार्ज दिखा सकते हैं। तो इसके केस में क्या होगा, ये हाइब्रिडाइजेशन क्या दिखाएगा, ये दिखाएगा sp2, 2 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। तो 2 बॉन्ड पेयर में से sp2 हाइब्रिडाइज, देखो आप 2 आपने ग्रुप अटैच करा दिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन इस तरीके से, और एक के केस में एक बॉन्ड में एक ऑर्बिटल में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लाइज कर रहा है, और एक जो p ऑर्बिटल होगा उसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये ऐसा केस हो गया, इसका जो शेप होगा बेंड शेप हो जाएगा और हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। ये उतने ज्यादा वेल फेमस रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं है, बेंजाइन देखने को मिलेगा जब हम लोग एरोमेटिक सिस्टम की बात करेंगे, बट रेडिकल कैटायन और रेडिकल एनायन शायद ही आपको देखने को मिलेगा। बट आइडिया होना चाहिए कि किस तरीके से रेडिकल कैटायन जनरेट हो सकता है, किस तरीके से रेडिकल एनायन जनरेट हो सकता है, क्या इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा, कैसा शेप रखा हुआ है, ये सभी आइडिया होना चाहिए। तो ये तो हमारा कंप्लीट रिएक्शन इंटरमीडिएट रहा, रिएक्शन इंटरमीडिएट रहा। आगे के हम लोग जो नेक्स्ट सेक्शन है, या अभी हम लोगों ने फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट किया, जो नेक्स्ट सेक्शन हम लोग डिस्कशन में रखेंगे दैट इज एसिड बेस का जो कॉन्सेप्ट है डिस्कस करेंगे, और किस तरीके से जो डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स है वो अल्टर करेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ में बेसिक स्ट्रेंथ पे कैसे हम लोग देखेंगे उसका इफेक्ट, वो नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आप पढ़ाई करते रहो अच्छे से। थैंक यू।